बंद कर दिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशीष जी गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, राज यादव, गौरव जी, ठीक है। सब लोग अच्छे होंगे, वेट कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत किसी को बताएं पिछली क्लासों में, आगे चला जाए। तेज बहादुर गुड मॉर्निंग, सबको सबको गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं स्टार्ट करता हूं फिर, ठीक है। नो नो ओके ओके। तो देखिए, आज जो है हम शुरुआत करने वाले हैं, गणित से 2 क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे पहले, मैथ से, ठीक है। मैथ से या गणित से दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 या 3। तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं एक ही क्लास में आज को आपको बता दूंगा कि मैथ से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो क्या होगा। वो केवल हाई स्कूल लेवल तक का होगा, क्योंकि इंटर आपने मैथ से किया, ग्रेजुएशन से मैथ से किया, बायो से किया, ये कंफर्म नहीं है। आवाज क्लियर हो रही सबको? एक बार बता दें, आवाज पहुंच रही है सब तक? यस सर, ओके, ठीक है। तो गणित के बारे में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, उन बातों पे आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पता चल गया? आ रही है। तो गणित में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति का मतलब संख्याओं को लिखने पढ़ने का तरीका। संख्या पद्धति का मतलब क्या हुआ? संख्याओं को लिखने पढ़ने का तरीका, ठीक है। जैसा कि एक दिन हमने बताया था, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब क्या थे? नंबर सिस्टम के पार्ट थे। ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट थे। हमें उतना डीप में नहीं जाना है, बस ये कि संख्या पद्धति का मतलब क्या हो गया? संख्याओं को लिखने पढ़ने का तरीका। अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जो क्वेश्चंस पूछा गया है, एक जो पूछा गया है वो मैं आपको बताऊं, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछा गया था। पाइथागोरस प्रमेय आपने नाम सुना होगा, और जिन्होंने नाम नहीं सुना है उनको थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय का नाम सबने सुना है? कोई ऐसा है जो ना सुना हो या पहली बार सुन रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन आया था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, का सूत्र या फार्मूला। और एक क्वेश्चन, हीरो का सूत्र, हीरोज का फार्मूला। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट पूछे जा चुके हैं पिछले इंटरव्यू में, और भी क्या पूछे जा सकते हैं उस पे, और इन पर सारी को हम आज, सारे टॉपिक को आज हम कवर कर लेंगे, जो भी मैथ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डरना, जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े हैं कभी, उनको भी कोई डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप पहली बार भी मैथ पढ़ रहे होंगे तो जितना हम बताने वाले हैं आपके इंटरव्यू के लिए, वो आज के आज ही तैयार हो जाएगा। बस क्लास खत्म होने के बाद आप 1 घंटे 2 घंटे उसको एक बार और रिवाइज कर लें, चाहे शाम को या जब भी आपको आज समय मिले। देखिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं पहले क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जा सकता है, यदि 100 रुपए को, यदि 100 रुपए को दो लोगों में
बांटा जाए या इस प्रकार दो लोगों में इस प्रकार बांटा जाए, दो लोगों में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए कि एक को दूसरे से 2 रुपए कम मिले, एक को दूसरे से 2 रुपए कम मिले। बताइए जल्दी से आंसर। सवाल ये है, बहुत बेसिक सा सवाल, वहां बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी, ऐसी चीजें जो आप मन में कैलकुलेशन कर सके अगर कैलकुलेशन है तो, नहीं तो केवल फार्मूला या फिर कॉन्सेप्ट केवल पूछा जाएगा। तो यहां पर सवाल क्या है, 100 रुपए को 2 लोगों में इस प्रकार बांटा जाए कि एक को दूसरे से 2 रुपए कम मिले। बताइए सवाल क्लियर हुआ? आंसर जल्दी से बताएं आप लोग, आंसर फास्ट करिए। 25 और 75, अंकुर शुक्ला कह रहे हैं कि 25 और 75, गौरव कह रहे हैं कि 49। एक को दूसरे से 2 रुपए कम मिले, तो दोनों के आंसर, हाँ दोनों के आंसर, गौरव कह रहे हैं कि 49, 51, और कोई अमित कह रहे हैं 48। दोनों आंसर बताएं भाई, दोनों आंसर। एक को दूसरे से कम मिले तो कम वाले को क्या मिलेगा, और जो ज्यादा पाएगा उसका आंसर क्या होगा? कम और ज्यादा दोनों के आंसर। गौरव का 49, 51 आया, 48, 52 किसका आया? ज्योत्सना सोनकर का। और लोग बताएं भाई, और भी ऊपर एक कोई मैसेज किया था, अमित यादव 49, 51, कम का 49 और ज्यादा गौरव करें। हाँ गौरव जी ठीक है, मैं समझ गया आपका आंसर। और लोग बताएं भाई, जल्दी बताएं। 49 और 51, सर्वेश कुमार का भी, आशीष कुमार 48 और 52, राजू कह रहे हैं कि 48, 52, नेहा का 49 और 51। ठीक है, और लोग भी बताएं भाई। ठीक है, देखिए जिनके जो भी आंसर हैं, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो करना क्या है, जिनके सही हैं वो भी देख लें, जिनके गलत हैं वो भी देख लें। अभी किसका सही है किसका गलत है ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे थे। यहां पर इस सवाल में कहा गया 100 रुपए को 2 लोगों में इस प्रकार बांटना है या बांटा जाए कि एक को दूसरे से 2 रुपए कम मिले। तो आप कम और ज्यादा की बात पहले समझ लो कि यदि हम कम और ज्यादा की बात करें, कम और ज्यादा की बात, तो कम और ज्यादा की बात अगर हम करते हैं, यदि हम ये कह दें कि किसी को 2 रुपए कम मिले, सपोज करिए इसको 10 मिला, इसको 2 रुपए ज्यादा मिलना है तो ये 12 मिला। इससे आप एक चीज पहले समझें, इसको 2 रुपए कम मिला, इसको 2 रुपए कम मिला, तो सवाल में अगर कम कहता है तो 2 रुपए ये कम भी हो गया। इसको ज्यादा 2 रुपए यानी अगले को 2 रुपए ज्यादा, तो भी वही बात बन रही है। या फिर इन दोनों को मिलने वाली राशि का जो अंतर है वो 2 हो, ये तीनों बातें एक ही हैं। जैसे हम ये कहना चाहें कि आपकी उम्र 20 साल है, मेरी 25 साल है, तो हमारी उम्र आपकी उम्र में अंतर 5 वर्ष का है। हम ये कहें कि हम आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, अथवा ये कहें कि आप 5 वर्ष हमसे छोटे हैं, इन तीनों का सेंस एक ही है कि नहीं? बताइए, ये किसको क्लियर हो गया कि तीनों का सेंस एक ही है। अर्थात कोई चीज कम बताई जाए या ज्यादा बताई जाए या उनका अंतर बताया जाए तो तीनों का सेंस एक ही है कि उनके बीच का डिफरेंस ही है। ओके, ये सबको समझ में आ गया कि ये एक ही बात है, क्लियर है। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल में 2 लोगों को पैसा बांटना है 2 रुपए कम और ज्यादा पे। तो कुछ लोगों के आंसर जो 48 और 52 हैं वो गलत हैं दोस्त, जिनका 49 और 51 है वो सही है। देखिए क्या करना है आपको, ये 100 रुपए आपके पास हैं, जो किसी को 2 रुपए ज्यादा या कम, या ये 2 की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। जितना कम ज्यादा आपको देना है उसको आप बगल में निकाल के यहां रख लो। तो 2 रुपए आप इसमें से निकाल दिया, बगल में रख लिया, यहां कितना बच गया 98। अब इसको दोनों लोगों में बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। तो इक्वल में बांटने के लिए क्या करोगे, 2 से भाग। जितने लोगों में कोई चीज डिवाइड करनी है उतने से भाग। अगर कोई राशि 5 लोगों में बांटनी है बराबर तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 2 लोगों में बांटनी है तो 2 से डिवाइड कर दिया, और यहां क्या प्राप्त हो गया 49। मतलब दोनों को 49 मिल चुका। अब कह रहे हैं कि एक को कम मिले और एक को ज्यादा,
तो एक को कम मिलेगा, जब दूसरे को आप 2 और दे देंगे तो उसको क्या मिल जाएगा, ज्यादा। कितना हो गया, 51। उसको कितना मिल गया, 51, और एक को मिल गया 49। तो कम वाले को क्या मिल गया, 49, और ज्यादा वाले को क्या मिल गया, 51। बताइए, सबके क्लियर हो गए? और लोगों के अच्छे आंसर थे, जिनका सही है ठीक है। तो आपको इसी तरह से ये मन में सॉल्व करना है, मन में ही आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। जो भी डाटा दिया जाएगा, जितना कम या ज्यादा या अंतर है, उसको आप बगल में रख लेंगे। दूसरा सवाल एक इसी पे हम और देखते हैं। देखिए, एक सवाल मैं ये कह रहा हूं आपसे, 300 रुपए को आप बताएं जल्दी से आंसर। अब सभी लोग बताएंगे और किसी का गलत नहीं होगा, ठीक है। 300 रुपए को दो लोगों में 300 रुपए को 2 लोगों में उसी प्रकार बांटना है कि एक को 10 रुपए, एक को दूसरे से 10 रुपए कम मिले। तो बताइए दोनों को क्या मिलेगा। मान लीजिए वो ए है और बी है, तो यहां पर किसको हम मान लेते हैं, ए को कम मिलना है और बी को ज्यादा मिलना है। तो जल्दी से बताएं कि ए को क्या मिलेगा, बी को क्या मिलेगा। 300 को 2 लोगों में बांटना है। अमन कुमार 149 और 151। भाई 10 रुपए का अंतर है, यहां पे 10 रुपए का अंतर है अमन जी। 149 और 151 आप बता रहे हैं। आप कृपया देखें कि दोनों के बीच का जो गैप है, क्या उसको 149 वाले को 10 रुपए कम मिले हैं दूसरे से। अंकुर शुक्ला 145 155, ठीक है, 145 और 155। क्या देखना है आपको, पहली बात तो दोनों के पैसे का जो सम है या योग है वो 300 होना चाहिए, या दिया गया जो पैसा है वो होना चाहिए। फिर जो दोनों में आप बांट रहे हैं पैसा, वो यहां पे गैप दिया है। आप अगर यहां 145 और 155 बताते हैं तो पहला काम क्या, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, 300, और दूसरा क्या, इन दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 10। अगर ये है तो आपका आंसर सही है। और आपको इसको अपने से ऐसे मन में कैलकुलेशन करके बताना है, क्योंकि वहां पेपर पे आपको सॉल्व नहीं करना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मुंह जबानी आंसर देने हैं। बताइए क्लियर हो गया सबको। क्या करना है, पहले जितना कम ज्यादा देना है। यहां पर 300 रुपए थे आपके पास, 300 रुपए को हमने क्या बताया, 10 रुपए कम ज्यादा, तो 10 रुपए को बगल में रखेंगे। यहां क्या बच जाएगा, 290। अगर ये 2 लोगों में बंटना है तो 2 से क्या कर दिया, डिवाइड, ये आ जाएगा 145। मतलब दोनों को 145 मिलेंगे। अब हमने कहा ए को कम मिलना है तो 145 कम मिल गया, और 10 रुपए जिसको ज्यादा देना है उसको 10 और दे दिया। तो 145 वाले को 10 हमने और दे दिया, तो बी को ज्यादा मिल गया और ए को कम मिल गया, और कितना मिल गया, 145 और 155। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। अब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन इस बात पर एक लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। 1 रुपए को 2 लोगों में इस प्रकार बांटना है, 2 लोगों में, वही सवाल है। 1 रुपए को 2 लोगों में इस प्रकार बांटना है कि एक को दूसरे से 5 पैसे कम मिले, 5 पैसे कम मिले। बताइए, एक को दूसरे से 5 पैसे कम मिले। जल्दी से बताइए आंसर। एक को दूसरे से 5 पैसे कम मिले, जल्दी से आंसर बताएं। क्वेश्चन आप तक पहुंच गया? अच्छा, इसमें टाइम लग गया थोड़ा सा, ठीक है। 47.5 और 52 किसके हैं, 95 और 1। तेज बहादुर कह रहे हैं कि 95 और 1, तेज बहादुर कह रहे हैं कि 95 और शायद 100 या 1 कह रहे हैं 100। 47, अमन 47.5 और 52.5। एक को 52.5 और एक को 47.5। गौरव कह रहे हैं कि 52 और 50।
गौरव सिंह कह रहे हैं कि 52 और 50। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैथ पढ़ना है, ये मैथ नहीं है, ये बेसिक जानकारी है। जो मैथ हाई स्कूल लेवल की है उतना आपको पता होना चाहिए। तेज बहादुर कह रहे हैं पैसे में है। ठीक है तेज बहादुर जी, अगर ये 100 पैसा है और ये 95 पैसा है, दो लोगों में बट गया तो दोस्त 195 पैसा हो गया और आपके पास 1 रुपया ही है, अर्थात ये 100 पैसा ही है। अपनी जेब से देंगे क्या 95 पैसा? बताइए गौरव जी, आपका कमेंट जो था कितना था? गौरव का 50 और शायद गौरव जी आपका आंसर ठीक है। देखिए काफी लोगों के क्वेश्चन के आंसर ये गलत हैं, वो पैसे हैं। ठीक है देखिए काफी लोगों के आंसर इसमें गलत हो गए। मैंने 2 क्वेश्चन भी कराए, उसके बावजूद भी यहां पर गलतियां बढ़ गई। पहले में आपका सही था, क्योंकि हमने यहां पर रुपए में डाटा दे दिया। अब आपको रुपए को बांटना है। जब 1 रुपया 2 लोगों में बटेगा तो रुपए में तो बट नहीं पाएगा दोस्त, पैसे में बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या हो गई, इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लें, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। गौरव करें कि सर 1 पैसे को बता नहीं जा सकता। पहली बात 1 पैसा नहीं, 1 रुपया है। ये 1 रुपया है और हमने 5 पैसे के अंतर पर इनको बताया है कि बांटना है। 5 पैसे के अंतर पे बताया है बांटना है। तो हमने प्रक्रिया क्या बताई, 1 रुपए को आप क्या लिख लेंगे 100 पैसे। आपको मन में ही करना, इंटरव्यू के सवाल हैं तो मन में ही हो जाने चाहिए। किसी का 45 और 55 है, 45 और 55। आप शायद पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे होंगे। इस क्वेश्चन पे देखिए 5 पैसे का अंतर। अब ये बन गया दोस्त ये 100 पैसे। आपका जो 1 रुपया था वो हमने 100 पैसे में कर दिया, क्योंकि अब बटेगा तो पैसे में बटेगा। पहला क्वेश्चन आपको, पहला तरीका हमने क्या बताया, जो कम या ज्यादा देना है। यहां पर 1 को कम मिलना है, दूसरे को ज्यादा मिलना है। तो आप क्या करेंगे, इस 5 को बाहर निकाल के रख ले। फिर 5 को बाहर निकालने के बाद देखें कि बचा कितना, 95 पैसा, 95 पैसा बच गया, जिसको 2 लोगों में बांटना है तो बराबर बराबर 2 लोगों में बांटा जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। ठीक है 0.5, 47.5। मतलब ये तो 47.5 दोनों को बराबर मिलना। फिर अब ये आप कह रहे हैं कि 1 को 5 पैसे कम मिले, दूसरे को ज्यादा। तो जिसको ज्यादा मिलना है 1 को ज्यादा वाले को दे दीजिए, तो दूसरा कम हो ही जाएगा, है कि नहीं? ज्यादा वाले को देंगे तो 5 पैसे यहां पर आप इसको ज्यादा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.5, 7, 5, 12 और ये 52। तो यहां से आंसर क्या मिल जाएगा, 47.5 और 52.5। आप देख लें कि इसका योग जो है वो 100 पैसा हो रहा है कि नहीं। आप देख लें कि इसका अंतर 5 पैसा हो रहा है कि नहीं। क्लियर हुआ? आप बताइए गलती होगी किसी से? हम आगे बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत हो गए, ये आप कर लेंगे। पहला स्टेप आपको जो कम ज्यादा, अंकुर शुक्ला नो सर, ओके, कम ज्यादा या जो अंतर है उसको आप बगल में हटा के रख दीजिए। जो बचा उसको बराबर बराबर डिवाइड करिए मन में ही। ठीक है, मन में डिवाइड कर लिया। अब मन में डिवाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, जिसको कम या ज्यादा देना है, अगर किसी को कम मिलना है तो जो पैसा है वो ज्यादा वाला जो बगल में रखा है वो ज्यादा वाले को दे देंगे। और किसी को ये कहना कि ज्यादा, तो ज्यादा वाले को ही तो देना है, वो जो बगल में निकाल के रखा गया है वो ज्यादा वाले को देंगे। तो ऑटोमेटिक 1 का कम हो जाएगा, 1 का ज्यादा। ठीक है आगे चलते हैं। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। अब हमें जो है एक चीज पढ़नी है। ये वाला यहां कुछ था, ब्लैंक हो गया। हाँ था नहीं, अच्छा 3 ही थे। ठीक है इसके अतिरिक्त आपको क्या पढ़ना है, जो अभी पूछा गया। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछा गया है तो उसका भी थोड़ा सा देख ले। जो पिछले इंटरव्यू में पूछा गया है पाइथागोरस प्रमेय, बताइए कितने लोग इसका नाम नहीं सुने हैं। प्रमेय, कितने लोग इसका नाम नहीं सुने हैं? पहली बार अगर सुन रहे हैं तो 2 छोटी संख्याओं का योग बड़ी संख्या के बराबर। दो छोटी संख्याओं का योग नहीं, ऐसा नहीं होता अंकुर शुक्ला जी, ऐसा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर हम बताएं तो सबसे पहली चीज इसकी अगर डेफिनेशन कहें तो इसकी डेफिनेशन होगी
एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें छोटी संख्या का स्क्वायर, देखिए मैं बता रहा हूं, ठीक है, एक ऐसा समकोण त्रिभुज, इसकी बात तभी होगी जब वहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय तभी लागू होगा, तभी अप्लाई हो पाएगा जब समकोण त्रिभुज बनेगा, अर्थात 90 अंश का कोण बनेगा किसी त्रिभुज में। तो ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये एंगल आपको दिख रहा होगा 90 अंश, और ये एंगल कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी हो, तो एक एंगल जो है वो 90 अंश का होगा। तो लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है संदीप जी, आपसे अगर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? जो पूछा गया था तो वहां आप होते तो क्या आंसर देते? तो इसको समझना है, समकोण त्रिभुज तो 90 अंश, ये समझ में आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कि 180 अंश होता है। यदि इस कोण को हम ए बता रहे हैं, बी और सी, तो ये कितना हो जाएगा 180 अंश। तो एक चीज तो आप क्लियर कर लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में एक जो एंगल है वो 90 और 90 से अगर ज्यादा होगा कोई एक एंगल, तो दूसरा कोई 90 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का जो योग है वो 90 और 180 होगा। तीनों का जो योग है इसको जोड़ते हुए 180 होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो C है वो 90 अंश है। तो ये जो दोनों बच गए वो कितने हो सकते हैं? अधिकतम 90 हो सकते हैं दोनों। तो कोई एक जो होगा वो तो छोटा ही होगा 90 से। तो एक त्रिभुज में ये बात क्लियर कर लीजिए कि एक त्रिभुज में एक ही एंगल 90 या 90 से बड़ा हो सकता है, दूसरा और तीसरा जो एंगल होगा वो 90 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा सदैव लंब कहलाती है, और शेष जो बच गई उसको हम आधार या बेस, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, आधार। ठीक है, तो ये हो गए इस त्रिभुज के ये नाम जो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हीं पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, या फिर कह लें लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जो कर्ण का स्क्वायर होगा, तो आपको पूरी परिभाषा क्या बतानी है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या फिर कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज का नाम जरूर आना चाहिए इस चीज में, तभी ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल समझिए। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि बताइए 1-2 एग्जाम्पल बताएं, तो 3, 4, 5। अब ये 3, 4, 5 में, या फिर वो कह सकते हैं कि बताइए एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, इसमें कौन सा लंब है, कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है? तो कर्ण तो आपका क्लियर है कि सबसे बड़ी भुजा होगी। जितना कोण बड़ा होगा भुजा भी बड़ी होगी। मतलब ये कि कोई कोण अगर छोटा होगा तो उसके सामने का जो भुजा होगी वो छोटी होगी, एंगल बड़ा होगा तो भुजा भी बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी भुजा 5 है और सबसे बड़ा कोण जो होता है वो 90 अंश का। तो आप कहेंगे समकोण के सामने की जो भुजा है वो 5 होगी, अर्थात वो कर्ण होगी। बताइए इतनी चीज क्लियर हुई? हाँ, यहां पर अगर आप ये स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर कर्ण के बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण तो रूट में आ जाएगा L² प्लस A²। तो इतनी चीजें वहां पे आपको जानी नहीं। अगर आप इतना जान रहे हैं तो इसकी वैल्यू रख करके निकाल लेंगे अगर कोई बात आई तो। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? इसका एग्जाम्पल समझाने का। तो एक जो बड़ी भुजा होगी आपसे पूछा जाएगा तो वो बड़ी भुजा आपको कर्ण को दर्शाएगी। शेष दोनों भुजाओं में कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा। इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि थीटा के बारे में जानकारी नहीं है। थीटा का मतलब अगर ये थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा लंब होगी। अगर थीटा ये हो गया, यानी थीटा का मतलब जहां से देखा जा रहा है, यहां से देखा जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, फिर आधार ये हो जाएगा। कर्ण तो आपका फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, वो थीटा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? और भी एग्जांपल चाहें तो इसके 6, 8,
10। एग्जाम्पल को कैसे वेरीफाई करेंगे? बड़ी संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया और ये 25 के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय को यानी समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं हैं, ये हम कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? बताएं, आगे चला जाए। ठीक है, ओके। दूसरा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला पूछा गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इसको समझ लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, जो फार्मूला होता है वो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, पहली बात तो इसको हम बताएं, जो लोग जानते हैं वो एक्स अक्ष कहलाता है और ये वाई, ये एक्स अक्ष या डायमेंशन, और जो क्षैतिज है वो एक्स कहलाता है, जो ऊर्ध्वाधर है वो वाई कहलाता है। एक और भी होता है वो परपेंडिकुलर, वो जेड होता है, उसका अभी यहां पर यूज नहीं है। तो एक चीज आप जानेंगे 1D, 1D का मतलब डायमेंशन, 2D और 3D। तो 1D दिखाता है किसको? दूरी को। 1D किसको दर्शाएगा? दूरी को। 2D समतल को समतल या कह लें कि ये क्षेत्रफल को दर्शाएगा, और ये 3D वाला किसको दर्शाएगा? आयतन को। अगर कोई चीज 3D में है तो वो आयतन शो करेगी, 2D में है तो वो क्षेत्रफल शो करेगा, 1D में है तो लंबाई शो करेगा। इतनी बात क्लियर हुई? 1D, 2D, 3D। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 1D का, तो 1D का मैं अगर एग्जांपल दूं तो देखें 1D का एग्जांपल जो है, जैसे आपने कहा लंबाई, आपने कहा लंबाई, कमरे की लंबाई आप कह लें, कमरे की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, या फिर आपने कहा कमरे की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है, या कमरे की ऊंचाई कह लें 7 मीटर है। तो सभी जो है किसी एक दिशा में दर्शा रहे हैं, या तो एक्स में दर्शाएंगे, या तो वाई में दर्शाएंगे, या तो जेड में, यानी या तो क्षैतिज में, या तो ऊर्ध्वाधर में, या तो लंबवत में, एक में दर्शाएंगे। और इन सब का जो मात्रक होगा वो एक घात में होगा। यहां पर लिखा गया मीटर, अगर हम सेंटीमीटर में लिखते तो सेंटीमीटर आता, किलोमीटर में लिखेंगे। जैसे आपसे हमारे घर की दूरी अगर देखा जाए तो 200 किलोमीटर, तो किलोमीटर एक घात में आएगा, इसका मतलब दूरी दर्शाएगा तो 1D में आएगा। तो दूरी दर्शाएगा तो वो 1D में आएगा, 1D में होगा तो मात्रा किसके सारे एक घात होंगे, और एक घात लिखी नहीं जाती। तो आपको ये क्लियर हो गया, 1D में केवल लंबाई दर्शाई जाती है। 2D की बात होगी तो समतल या क्षेत्रफल, यानी एक प्लेन आएगा इस तरह से, तो ये 2D में हो गया। इस तरह से आपने ले लिया, ये 2D में आ जाएगा, एक समतल या क्षेत्रफल 2D में आएगा। और 2D का जो मात्रक होगा, जैसे आपने सुना होगा वर्ग का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर। तो उसके 2D के हिसाब से जो भी 2D में होंगे उसके क्षेत्रफल क्या बनेंगे? स्क्वायर में, उसके मात्रक जो बनेंगे स्क्वायर में। और आयतन होगा तो वो तीनों चीजें घेरेगा, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, और इसका जो मात्रक आएगा वो 3 घात में होगा। जैसे आपने सुना होगा, अगर हम कहें घन का आयतन तो मीटर क्यूब, घनाभ का आयतन मीटर क्यूब, गोले का आयतन, बेलन का आयतन, सारी चीजें किस में आएंगी? 3 घात में। इतनी बात क्लियर हो गई? 1D, 2D, 3D। तो हम यहां बात कर रहे थे, देखें तो x और y अक्ष पे हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात कर रहे थे। तो ये दो बिंदु हमने मान लिया ये यहां पर हैं, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा हमने पॉइंट बना लिया, 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें, इस पॉइंट को देखें तो ये यहां पर 2 पे और यहां पर 2 पे, मतलब ये x को दर्शा रहा है और ये y पे। तो इस पॉइंट को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2, और पहला दर्शाता है x को और दूसरा दर्शाता है y को, x अक्ष में और ये y अक्ष में। मतलब x अक्ष में 2 पॉइंट और y में कितना? 2। इस बिंदु को देखा जाए, इस बिंदु को यहां हम लिख रहे हैं ये बिंदु, तो इस तरफ से ये 4 है, इस तरफ से ये 3 है।
तो x वाला पहले लिखेंगे 4, y वाला लिखेंगे 3, यानी यहां पर जो x और कामा y है वो 4 और 3 है। तो x y दोनों जगह ना लिख के हम लिखेंगे x1 y1 और x2 y2। ये दो बिंदु हो गए, यहां पर दो बिंदु हमने ले लिया। अब ये दो बिंदु आप देख लें, एक पॉइंट हमने यहां पर लिया, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये, और इसको अगर आप मिलाएं तो एक लाइन बनी जो अब यहां से यहां तक की दूरी पूछा। यही फार्मूला है इसके बीच की दूरी का। तो दूरी का फार्मूला केवल आपको इतना लिखना है, रूट ऑफ x1 माइनस x2, ये क्या है x1 x2 यहां पर कोऑर्डिनेट या जो बिंदु के निर्देशांक हैं वो है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। x1 x2 में आप किसी को पहले लिख लें, किसी को बाद में। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 और y1, x2 और y2 क्या हैं? ये बिंदु के निर्देशांक हैं। पहले बिंदु का निर्देशांक x1 और y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक y1 और y2। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बात। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब यहां से यहां तक की क्या दूरी होगी ये इस फार्मूले द्वारा पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? बताएं। यस सर, ठीक है। देखिए अगला एक पॉइंट, इससे अभी तो पिछले में यही पूछा गया था, लेकिन आगे ये पूछा जा सकता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो बीच का मध्य पॉइंट बताइए। तो वो पॉइंट अगर पूछा जाए, दो बिंदुओं, ये भी लिख लीजिएगा आप, नोट कर लें, दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक उसका पॉइंट बताना है। बीच में इन दोनों बिंदुओं के बीच में ये हमने पॉइंट लिया, तो बताइए ये यहां पर x1 और y1 और यहां पर x2 y2, तो ये बीच का बिंदु जो है वो क्या दर्शाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी आप जान लें। ये पूछा तो नहीं गया लेकिन ये पूछा जा सकता है। तो इन दोनों बिंदुओं का आपके पास ये दो पॉइंट हैं और बीच का चाहिए, तो बीच का कैसे निकलता है? एवरेज से। कोई चीज जैसे आपके पास 10 रुपए, हमारे पास 20 रुपए, तो दोनों के बीच का रास्ता निकालना है, यानी बीच में एवरेज में कितना है, तो क्या करेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज निकल आएगा। तो बीचों बीच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 एक आपका पॉइंट हो जाएगा जो x को दर्शाएगा। ये पॉइंट किसको दर्शाएगा? यहां पर इस बीच में x कामा जो y लिखते हैं तो x को दर्शाएगा। दूसरा y1 प्लस y2 बाई 2, ये y को दर्शाएगा और यहां से ये बिंदु मिल जाएगा। बताइए, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। निर्देशांक से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हाई स्कूल के लेवल में ये चीजें हैं। ठीक है नेहा जी, ठीक है। और बाकी लोग बता दें, किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए। आज की क्लास में जो मैथ हो पाएगी इतना ही मैथ आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर से ना पूछा जाना है ना आपको पढ़ना है। ये मैथ नहीं है, एक ओवरव्यू है। हाई स्कूल तक सबने मैथ पढ़ रखी है, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, देखिए अगला, आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे अमन कुमार जी सर, ठीक है, ठीक है, आ गया सबको। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना हमने बताया उतने को आपको परफेक्टली तैयार कर लेना है। फिर बात आती है एरिया, या जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, और वॉल्यूम, या जिसे हम आयतन कहते हैं। इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इनके केवल फार्मूले पूछे जाते हैं, इनके फार्मूले पूछे जाते हैं, या आपसे एरिया और वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम के बारे में आपको पढ़ना है। एरिया और वॉल्यूम, देखिए एरिया आपको बताएं, अगर परिभाषा लिखनी हो, हम बताएं इसकी परिभाषा, तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, देखिए एरिया, ये दिख रहा है, बहुत हल्का आ रहा है, ये इमेज की वजह से है क्या, ये है ना? हाँ, इसको अगर टाइप करके रखें तो ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए आपको क्षेत्रफल की परिभाषा बताएं।
दिख नहीं रहा है शायद, क्या बहुत हल्की स्क्रीन है तो ये ठीक है, आप सुन ले। किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला स्थान, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सीधी सी बात आएगी एक समतल की, मतलब प्लेन की। जैसे आपकी फर्श है, दीवार है, ये 2D में आएगा। अभी हमने 1D 2D 3D को इसीलिए बताया इतना कि समतल की बात आएगी तो 2D में आएगा, केवल लंबाई की बात आएगी तो 1D में आएगा। तो क्षेत्रफल की जब भी बात आएगी तो 2D में आएगा, और इनके जो भी मात्रक होंगे हमेशा 2 घात में होंगे, पावर में 2 होंगी। अब ये जो भी आपका समतल बनेगा, ये जितना स्थान घेरेगा, ये इस आकृति का क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। वो आकृति चाहे जैसी हो, ये जो क्षेत्रफल इस तरह से जो समतल एरिया घेर रहा है, ये जो समतल जितना जगह कवर कर रहा है, वही क्या होगा? इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया। ठीक है। किसी समतल आकृति द्वारा घेरा जाने वाला अथवा आकृति की सीमाओं के अंदर धरातल का परिमाप। ठीक है, किसी समतल द्वारा घेरा जाने वाला, घेरा का मतलब बंद आकृति होनी चाहिए, तभी आपका क्षेत्रफल बनेगा। सपोज करिए आपका खेत ऐसे है, ऐसे है, तो 3 तरह से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है, इधर खुला है, मतलब इधर आपके खेत का कहां तक लंबाई है, ये कहां तक जाएगा, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसी आकृतियों के क्षेत्रफल नहीं निकाले जा सकते। क्षेत्रफल तभी निकाला जा सकता है जब वो आकृति बंद होगी, क्लोज होगी। ठीक है, आकृति कैसी होनी चाहिए? क्लोज। कोई समतल आकृति जो बंद है उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आकृति कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए, घिरी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे इनके, 1-2 ही चीजें आपको पढ़नी है। एक तो आपको क्या पढ़ना है? आकृतियों के क्षेत्रफल, और दूसरा जो आपको पढ़ना है आकृतियों के परिमाप। तो परिमाप क्या है दोस्त? परिमाप पेरीमीटर। पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर किसी भी आकृति की बाह्य भुजाओं का योगफल। यानी कोई आकृति है, उसको बाहर से अगर हमें घेरना है, तो जैसे ये व्हाइट बोर्ड ही दिख रहा है आपको, तो ये जो बोर्ड स्क्रीन, आपको जो स्क्रीन दिख रही है, इसको अगर हमें घेरना है, एक रस्सी इसके चारों ओर लगानी है, तो चारों ओर जो रस्सी लगाई जाएगी उसकी जो लंबाई लगेगी, वही होगा उसका परिमाप। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूं एक एक करके। परिमाप आप समझ गए होंगे, किसी भी आकृति की बाह्य भुजाओं का जो योगफल होगा वो परिमाप होगा। मैं शुरुआत करता हूं पहले आयत से। देखिए, बेसिक क्वेश्चन इन सब से हो सकता है कि आपको आता भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या पूछा जाएगा, जिनको नहीं आता वो देख लें। लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है, अंकुर शुक्ला करें लेंथ ऑफ बाउंड्री, बहुत सही। बाहरी भुजाओं का योग। आयत में आपको 2 चीजें, हर एक आकृति में 2 ही चीजें आपको पढ़नी है, एक तो क्षेत्रफल और दूसरा क्या? उसका परिमाप। तो आयत के बारे में आप जानते होंगे। आयत में अगर हम केवल अभी इतना जान लें कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी और भी प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमने यूट्यूब पे अभी एक डाला हुआ है, वर्ग और आयत में क्या अंतर होता है। अगर किसी को डिटेल में पढ़ना हो तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी फिलहाल इतना, आयत जो है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हम यहां पर ऐसे लंबाई में चढ़े आए और इतना चौड़ाई में, मतलब लंबाई में यहां अगर हम कहें y, या इसको हम 10 मान लेते हैं, इसको 5 मान लेते हैं, तो इस तरफ 10 जाने पर और इस तरफ 5 जाने पर आप ऐसे इतनी चौड़ाई में इधर 10 चले गए, कितनी चौड़ाई में? 5 की चौड़ाई में ऐसे 10 चले गए, तो इतना एरिया जो घेरा गया वो आपका क्षेत्रफल होगा। मतलब आप कैसे जा रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई में। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। और परिमाप होता है सभी बाह्य भुजाओं का योग, सभी बाह्य भुजाओं का योग। तो यहां पर अगर इसको x माना गया, इसको y माना गया, इसको y माना गया, तो बाह्य भुजाओं का योग, तो x 2x हो गया और y 2y हो गया। तो इसको अगर आप कर दें तो यहां पे 2 गुणा x प्लस y, या 2 गुणा क्या लिख लेंगे? एक लंबाई है और दूसरी क्या है? चौड़ाई। तो 2 ही चीजें आपको पता करनी है, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप। इतना क्लियर हो गया? बताइए, बस इतनी ही बातें याद रखनी है। वहां पर हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आपसे केवल परिमाप पूछा जा सकता है। ठीक है,
इतना क्लियर। अब आएंगे हम वर्ग पे। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर पे देखें, स्क्वायर या वर्ग, तो ये आकृति जो बनती है, चारों भुजाएं इसकी क्या होती हैं, बराबर। चारों भुजाएं इसकी बराबर। यहां दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम यहां लिख रहे हैं, वो चारों बराबर हैं। एक्स बता रहा है कि चारों बराबर हैं। तो यहां पर लंबाई गुणे चौड़ाई, आपकी लंबाई यहां पर x है, चौड़ाई भी x है। अगर यहीं पे हम रख दें x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, x क्या है, वो क्या है, भुजा है। तो वर्ग क्या बन जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा भुजा का स्क्वायर। और परिमाप हमने बताया बाहरी भुजाओं का योग। तो आप बताओ x ये 4 बार बाहर भुजाएं हैं, माने 1 2 3 4, तो यहां पर 4x कह लें, या 4 गुणे जो x है वो क्या है, भुजा है। ये क्या हो गया, वर्ग का परिमाप। ठीक है, 4a, बिल्कुल 4a कह सकते हैं। a जो है वहां पर डिनोट करेगा उसकी भुजा को। ठीक है, इतना क्लियर। अगले पे चलते हैं। बस जितना हम बता रहे हैं आपको इतना ही जानकारी चाहिए। मैथ में अगर क्वेश्चन पूछे गए तो, नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं। अगर वहां पे मैथ से क्वेश्चन, जो कि पिछली बार पूछे गए थे, तो नॉर्मल हाई स्कूल तक के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं। अगला, अगला जो होगा आपका सर्किल या वृत्त। ठीक है, सर्किल या वृत्त। तो सर्किल की सबसे पहले तो परिभाषा, हो सकता है इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा अच्छी है। देखें इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी एक निश्चित बिंदु के, जब भी आपको कोई सर्किल बनाना है तो एक निश्चित बिंदु होगा और एक समान लंबाई से चारों ओर ऐसे आप एक चक्कर लगा दीजिए। एक समान लंबाई की कोई आप आकृति ले लें, एक कोई छड़ ले लें, उससे क्या करें, एक चारों ओर एक चक्कर लगा दें। तो इस तरह से हमने ले लिया और ऐसे हमने एक चक्कर चारों तरफ लगा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। समझ में आ गया। एक निश्चित बिंदु लेना है और एक समान लंबाई लेनी है। जैसे ये समान लंबाई हो गई और ये निश्चित बिंदु हो गया। इतनी ही लंबाई से आप चारों तरफ ऐसे घुमा दें तो एक चक्र जो कंप्लीट होगा, और ये जो आकृति निर्मित होगी, ये जो आकृति निर्मित होगी इस तरह से, वो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। बताइए, डेफिनेशन क्लियर हुई। आप बता लेंगे, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर समान लंबाई से एक चक्र पूरा करने में या 360 डिग्री घुमा देने से जो आकृति बनेगी। इस पे एक ब्लिंक कर रहा है, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है क्या, कि कुछ और है? ठीक है। अच्छा, बैटरी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ये वाला, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये है फिगर इसमें। ये कलर आ जाएगा। अच्छा, कलर यहीं से, ठीक ठीक। देखिए, ये आपका कलर जो है ब्लैक ले लेते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। एक निश्चित बिंदु से समान लंबाई का सर्कल, हाँ समान लंबाई का सर्कल नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम सर्कल की तो परिभाषा ही बताने जा रहे हैं दोस्त। एक निश्चित बिंदु से समान लंबाई, एक कोई समान लंबाई ले लिया जो त्रिज्या कहलाती है, समान लंबाई से चारों ओर या एक कह लें कि 360 डिग्री घुमाने पर जो आकृति निर्मित होगी वही क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाएगी। अब ये जो समान लंबाई था उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, त्रिज्या या रेडियस। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या या रेडियस। और जो ये बाहर घेरा है, ये जो बाहर है, यहाँ देखिए, इसको हमने आर बोल दिया त्रिज्या। जो बाहर ये घेरा है इसको हम बोलते हैं परिधि। जो अभी और फिगरों में हमने क्या यूज किया, परिमाप। अभी और फिगरों में हमने यूज किया परिमाप, उसको वृत्त के केस में क्या कहते हैं, परिधि।
बताइए क्लियर है। यहां पर हम परिधि के नाम से जानेंगे, वही क्या है, परिमाप है। और परिधि दोस्त इसकी होती है 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या। आर क्या है इस वृत्त की, त्रिज्या। और अगर इसको ऐसे सामने से भी मिला दिया जाए तो ये पूरा बन जाता है व्यास, ये पूरा बन जाता है व्यास। और ये पूरा व्यास बन गया, ये भी आर है। और व्यास देखेंगे तो पूरा बन जाएगा यहां से यहां तक कितना, 2r। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। इसकी परिधि का फार्मूला यानी परिमाप का फार्मूला आपको मिल गया 2 पाई आर। आर क्या है, त्रिज्या। पाई क्या है, कांस्टेंट, एक वैल्यू कांस्टेंट है, उसका मान निश्चित है 3.14 या 22/7। तो इसका मान निश्चित है, ये आर पे डिपेंड करेगा। मतलब ये पे इसमें कोई चेंजेस होगा तो पूरी बात डिपेंड करेगी किस पे, आर पे। पाई कांस्टेंट है, अगर आर चेंज होगा तो उसकी परिधि चेंज हो जाएगी। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर स्क्वायर। पता होगा सबको क्षेत्रफल इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसमें भी आर पे ही डिपेंड कर रहा है। जो क्षेत्रफल है पूरी तरह से आर पे ही डिपेंड कर रहा है, पाई पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि इसका जो क्षेत्रफल डिपेंड करेगा या इसका परिधि जो है किस बात पे डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड किस पे करेगी, त्रिज्या पर, या इसी को कह लें व्यास पर, क्योंकि त्रिज्या से ही व्यास बनी है। तो त्रिज्या कह लें चाहे व्यास कह लें। बताइए इतनी चीज क्लियर हुई कि परिधि और क्षेत्रफल जो होंगे वो डिपेंड करेंगे या तो त्रिज्या पर या तो व्यास पर। ठीक, अगला देखें। इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो अर्धवृत्त से। अगर अर्धवृत्त की बात आए तो अर्ध का मतलब आधा हो गया, आधा वृत्त ऐसे आप बना लें इस तरह से, आधा वृत्त बन गया ये। और इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये अगर पूरा वृत्त था, यहां पे दिख रहा है ये पूरा वृत्त है, तो इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। आधे का क्षेत्रफल हो जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट ध्यान क्या देना है दोस्त आपको, इसका परिमाप पूछते हैं और परिमाप में थोड़ी सी चेंजेस होंगी, इसके आधार पे नहीं बता देंगे। इसका परिमाप अभी हमने क्या बताया, 2 पाई आर। ये पूरा जो बाहर का सर्किल था, बाहर का जो ये एक लंबाई थी, बाहरी लंबाई, वो पूरी 2r थी, 2 पाई आर थी। यहां पर बाहरी लंबाई आधी तो ये हो गई, आपकी ये लंबाई आधी हो गई। इसके अतिरिक्त यहां भी लंबाई बढ़ गई जो इसमें पहले नहीं थे। या इस फिगर को देखें तो बाहर से ही तो था, ये जो 2 पाई आर था वो केवल बाहर का था। और इसको अगर देखें तो आधा तो ये है ही, इसका मतलब यहां पर 2 पाई आर बाई 2, तो आधे को दर्शाएगा केवल नीचे को, मतलब कितना हो गया, पाई आर। और जो ये लाइन बढ़ गई, ये लाइन कितनी बढ़ गई, आर कितना बढ़ गया, 2r, यानी ये व्यास बढ़ गया। अब अगर आपको इस फिगर को घेरना है तो आपको लंबी चाहिए इतनी रस्सी, मतलब ये तो चाहिए ही, ये भी चाहिए। तो इस प्रकार अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा, यहां मैं लिख रहा हूं अर्धवृत्त का अगर आपसे परिमाप पूछा जाए तो आप बताएंगे पहले तो ये कितना आ गया यहां से, पाई आर, क्योंकि आधा जो होगा 2 पाई आर का आधा कितना हो गया, पाई आर। 2 पाई आर का आधा कितना हो गया, पाई आर। यहां लिख रहे हैं पाई आर प्लस ये जो आपने लंबी रस्सी बांधी, ये कितना, आर कितना हो गया, 2r। आप चाहें तो यहां से r को कॉमन ले करके ऐसा लिख सकते हैं, पाई प्लस 2। यहां से r कॉमन हो गया, पाई प्लस 2, या आप इसी तरह याद कर लें जैसा चाहें, पाई आर प्लस 2r। ये जो 2r है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके परिमाप में बढ़ेगा, क्षेत्रफल में नहीं। क्षेत्रफल तो आपको आधा बताना है, लेकिन परिमाप में जितनी लंबी रस्सी चाहिए इसको घेरने के लिए वो पूरी लंबाई होगी। वो पूरी लंबाई कितनी आ जाएगी, पाई आर प्लस 2r। बताइए ये चीज क्लियर हो गया, अर्ध परिमाप आपका क्लियर हुआ, अर्ध परिमाप क्लियर हो गया है, ठीक है, यस सर। इसके बाद आपका क्या बच जाता है, एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल देख ले, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा, चूंकि हीरो का सूत्र पूछा गया था, तो त्रिभुज का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है, सिंपली कुछ भी नहीं कहा जाता और क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो आप बताएंगे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। एक तो क्षेत्रफल का फार्मूला आपका ये हो गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा अगर नाम लेके वो पूछ लेते हैं कि हीरो का ही सूत्र बताइए क्षेत्रफल का, तो आप बताएंगे यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस
सी ये रूट के अंदर है, ये भी क्षेत्रफल को दर्शाता है। अब कौन सा कब फार्मूला लगता है वो बाद में हम इसमें आपको इतना डीप में नहीं बताएंगे। तो यहां आपको जानना है कि इसका फार्मूला क्या है। तो एक ये नाम लेके पूछा जाएगा, हीरो का सूत्र बताएं, तो आप हीरो के सूत्र में, हीरोज के सूत्र में इसको बताएंगे। और जनरली कह दिया गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताएं, तो आप दोनों में से कोई बता सकते हैं। ये यश जो है उसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं, अर्ध परिमाप। जैसे हम एक फिगर यहां बना लिए ए बी सी, तो इसका परिमाप क्या होगा, वो ए प्लस बी और प्लस सी, परिमाप क्या बताया, सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो ए प्लस बी प्लस सी तो परिमाप होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा, उसी का आधा, अर्ध परिमाप क्या होगा, उसी का आधा। ये क्या दर्शाएगा, यस। तो यस की वैल्यू कहां से निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ए बी सी क्या है, उस त्रिभुज की भुजाएं। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये क्षेत्रफल हो गया, परिमाप इसका यहां पर हो गया। त्रिभुज में और डीप में नहीं जाएंगे, इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है आयतन की। आयतन में कुछ चीजों के, 2 के आयतन आप जान लें, 2 या 3 के मैं जल्दी से बताना चाहूंगा, टाइम भी हो रहा है। अच्छा, आप लोगों से एक निवेदन करूंगा कि सुबह की क्लास में 2, 4, 5 मिनट अगर लेट हो जाता है तो थोड़ा सा आप घबराए नहीं। देखिए आयतन में आयतन, अच्छा इतनी बातें क्लियर हो गई है, बता दे एक बार फिर से। अमित यस सर, ओके। देखिए आयतन की बात कर रहे थे, तो आयतन में आपको केवल एक घन का आयतन याद कर लेना है। घन का आयतन तो इस प्रकार से घन बनता है। घन का मतलब हो गया कि जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। इसका घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब कैसे याद रखेंगे, वर्ग था, ये वर्ग का रूप है, वर्ग 2D में होता है, और वहां पर भुजा का स्क्वायर था। हमने बताया वहां पर अगर क्षेत्रफल होगा तो 2 घात में होगा, आयतन होगा तो 3 घात में होगा, ए क्यूब। हाँ, ए क्यूब, अगर इसकी भुजा हम ए कह दें तो इसका पूरा का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब। घन का हम उसी वर्ग से रिलेट कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 2D में होगा, भुजा का स्क्वायर, और घन उसी तरह से ये भी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब। यहां क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब, इसका आयतन घन का। सेम उसी तरह से आपने वहां आयत पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और यहां वर्ड आएगा घनाभ। अब ये जो आयतन है घन मिलता है किससे, वर्ग की प्रॉपर्टी से। थोड़ा सा हम कह लें कि वहां पर वो 2D में था, यहां 3D उसको कर देना है, यहां 2D में आयत था, 3D में घनाभ कर देना है, तो यहां क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इनके मात्रक को देखें मीटर मीटर मीटर, तो ये सारे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, मीटर क्यूब। माने इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मात्रक कितने घात में होगा, 3 घात में। वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी होगा, जो भी होगा, अगर आयतन होगा तो 3 घात में दर्शाएगा, क्यूब दर्शाएगा। क्लियर हो गया। तो ये घन का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन हो गया। और शंकु का आयतन आपसे पूछ लिया जाए, इतना डिटेल में फिलहाल नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जान लें कि जनरली ये क्वेश्चन हो सकते हैं, चूंकि हाई स्कूल के सिलेबस में। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखिए ये शंकु है, तो यहां पर यहां से यहां तक जो है देखिए ये जो है त्रिज्या है और ये इसकी ऊंचाई है। तो यहां पर ये आर और एच, इसमें जैसे अभी हमने बताया था पीछे वृत्त में तो आर पे डिपेंड करता था, यहां पर इसका जो आयतन होगा शंकु का आर पे भी डिपेंड करेगा, एच पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका बनता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन हो गया। और एक आप गोले का आयतन पढ़ लेंगे, और
एक गोले का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि जो आयतन है वो आर और एच दोनों बातों पे निर्भर करता है, केवल त्रिज्या और केवल ऊंचाई पर नहीं, दोनों बातों पर। और एक और पढ़ लें आप, क्या देखिए, एक गोले का आयतन। फिर मैथ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतनी ही बातें पढ़नी है मैथ से। एक हम 3D देखिए, गोला है ये, अगर इसका आयतन आपसे पूछा गया तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें कभी कभी आधे गोले का पूछ लिया जाता है तो हाफ करना है तो इसको हाफ कर देंगे। तो अगर आपसे अर्ध गोले का पूछ लिया गया तो अर्ध गोले को इसको जब हाफ करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई बाई 1/2 करेंगे तो ये इससे कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए, जब भी आयतन की बात आएगी तो वो 3 घात में बन जाएगा। आर यहां पे 3 घात में है, यहां पर आयतन था शंकु का तो 2 घात इसकी 1 घात इसकी 3 घात में बन जाएगा। जब भी कोई फार्मूला बनेगा, मात्रक बनेगा, अगर वो आयतन है तो 3 घात में, क्षेत्रफल होगा तो 2 घात में। जैसे हमने बताया क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, तो यहां आर स्क्वायर खुद है 2 घात में। अगर आपने कहा आयत का तो लंबाई गुणे चौड़ाई 1 घात इसकी 1 घात इसकी। त्रिभुज का बता दिया तो हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो 1 घात इसकी 1 घात इसकी। क्षेत्रफल होगा तो 2 घात में, आयतन होगा तो 3 घात में। इतनी चीजें आपको मैथ में पढ़नी है, इससे ज्यादा चीजें मैथ में नहीं पढ़ना है। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं पढ़ना पड़ेगा सर, नहीं नहीं, इतना अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से नहीं, अलजेब्रा के बेसिक 1-2 फार्मूले होल स्क्वायर का, होल क्यूब का आप पढ़ लेंगे चाहे तो आपको मिल ही जाएगा, नहीं तो कल मैं सुबह इसको आपको लिखवा दूंगा। केवल होल स्क्वायर और होल क्यूब का फार्मूला कभी कदार पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से एकदम नहीं पूछा गया अभी तक। ठीक है, तो आज की क्लास को ओवर करते हैं। अगर कोई डाउट होती है तो आप कंप्लीट रखें, आप कमेंट कर देंगे, हम देख लेंगे और फिर कल उसको हम डिस्कस कर देंगे। अगर कोई पॉइंट में कहीं कोई आपको डाउट रहेगा, समझने में दिक्कत रहेगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। विजयनगर का ऑटो मिल जाता है।